चीन पे भरोसा करना तो सबसे खतरे से खाली नहीं। ये 3T अप्रोच होती है। ताइवान, उसके साथ में कुछ करना चाहिए। तिब्बत के बारे में माने दलाई लामा हो गए, और टेक्नोलॉजी। देखो, चीन का एक बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव है। वो अगर आप इक्वली स्ट्रांग हैं तो वो आपकी इज्जत करेगा, अगर आप कमजोर हैं तो आपको दबाने की कोशिश करेगा। रिश्ते जो थे, डिप्लोमेसी तो चलती रहती है इररिस्पेक्टिव, और आपको रखनी पड़ती है, क्योंकि या तो फिर आप लड़ाई लड़ लीजिए आगे सीधा। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात भारत और चीन की। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुए खूनी संघर्ष को 5 साल हो गए हैं। बॉर्डर पर अभी भी तनाव बना हुआ है। कुछ जगहों पर डिसएंगेजमेंट हुआ है, तो कुछ जगहों पर बफर जोन बना दिया गया। इसके बावजूद अब कोशिश हो रही है भारत और चीन के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाया जाए। हाल ही में एससीओ के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन गए थे। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी चीन गए, और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन जा रहे हैं। इन यात्राओं का मकसद है आपसी संबंधों को बेहतर बनाकर विश्वास का माहौल कायम करना, लेकिन कुछ मुद्दों पर तकरार जारी है। एससीओ समिट के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारत की आपत्ति को दरकिनार किया गया था। ऐसे ही दलाई लामा पर भारत के रुख पर चीन नाराजगी जता चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो चीन ने खुलकर पाकिस्तान की मदद की, यानी कह सकते हैं चुनौतियां बरकरार है, आपसे रिश्तों की बात करें। इस मुद्दे को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। फूड डिप्लोमेट अनिल तिरगुनायर और सामरिक मामलों के जानकार मेजर जनरल अश्विनी सिवाच। और तिरगुनायर साहब, पहला सवाल आपसे से है, रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए जो कोशिश हो रही है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारत तो हमेशा से ही डायलॉग और डिप्लोमेसी के पक्ष में रहा है, और चीन के साथ हमारी पॉलिसी जो रही है वो है कंपटीशन विद कोऑपरेशन, और उसी के सहारे 40 साल तक कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन चीन ने जो गलवान में किया, या उससे पहले डोकलाम में किया, उसके बाद जो है दोनों देशों के बीच में हमारे जो रिश्ते हैं, ख़ास तौर से 2020 के बाद में, वो एक तरह से काफ़ी तनावपूर्ण रहे हैं। लेकिन दोनों साइड्स का ये कोशिश ज़रूर रही कि किसी न किसी तरह बातचीत जारी रहे, और बातचीत जारी रही। कई बार हमने देखा है कि मुलाकातें हुई हैं जगह जगह, इवन प्रधानमंत्री की भी मुलाकात बाद में हुई शी जिनपिंग के साथ में। तो अभी बीच में आपने बताया कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब भी गए थे वहाँ पर, सीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जब हुआ था, मैं पहले दिन से रफली उसमें एसोसिएटेड रहा हूँ, तो जब रशिया ने हमसे कहा कि हम चाहते हैं कि आप इसको ज्वाइन करें, तो भारत ने सहमति जताई अपनी। वो बात 2000 से लेकर 2017 तक चलती रही। चीन इस बात पर अड़ा रहा कि अगर भारत आएगा तो पाकिस्तान भी आएगा, और हर बार किसी टेक्निकल उसके ऊपर में लगा कि ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे डिले होता रहा। फाइनली 2017 में दोनों ने ज्वाइन किया। तो अभी जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा, उसका बेसिक फंडामेंटल चीज़ जो थी वो ये थी कि किस तरह से टेररिज्म के साथ लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है सारे देशों के लिए। तो वो उसकी फंडामेंटल एक चीज़ थी। अब उसमें अगर आपने एक ऐसे देश को ले लिया जो कि परमानेंटली जो टेरर का स्पॉन्सर है, तो आप सोचिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई। उसके बाद अब पहलगाम अटैक की बात हुई। अब वो आते हैं आपके जो बलोच टेरर के बारे में तो रखने को तैयार है उसके अंदर, लेकिन पहलगाम टेररिज्म जो अटैक उनके यहाँ से हुआ, उसके बारे में कोई रेफरेंस मेंशन नहीं करने को तैयार थे। तो राजनाथ सिंह ने जो वाकई सही में उस बात को स्टॉप किया, और उन्होंने कहा कि नहीं होगा। आपने देखा होगा वो पिक्चर्स बड़ी अच्छी है कि जहाँ वो पढ़ा और उसके बाद उन्होंने तुरंत अपना कलम नीचे रख दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक मैसेज है चीन को भी, क्योंकि चीन अपना डुप्लिसिटी में पड़ता है हर बार, और वो आगे भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कमिटीज हों, वहाँ चाइना के पाकिस्तान के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उन सबको उनको होल्ड देता है 6 महीने का, और 6 महीने में उनका जो है वो अवतार बदल जाता है।
वो नए अपने अकाउंट्स खोल लेते हैं, अपने नया नाम बदल देते हैं, सारा कुछ कर जाते हैं। तो ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी है कि भारत के खिलाफ। तो हम चाहे किसी भी तरह से देखें, चाहे रिश्ते नॉर्मल रखना ही पड़ेगा, बड़ा देश है, पड़ोसी देश है, और आपको पड़ोसियों के साथ तो मिलना ही पड़ता है आखिरकार। तो अगर जब तक वो ये समझ गए हैं इस बार, लेकिन हालांकि जनरल साहब ज़्यादा बताएंगे कि जो हमारा गलवान के बाद में जो भारत ने आई बॉल टू आई बॉल उनको रिस्पॉन्स दिया है हर जगह, उसके बाद चीन ये समझ गया अच्छी तरह से कि भारत को यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड, और इसीलिए वो आज आपसे भी बातचीत करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं, अभी जयशंकर जी जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि अब कैसे भी प्रधानमंत्री मोदी वहां पर एससीओ समिट में आए। तो जनरल शिवराज गलवान से बात करते कि गलवान में हुए खूनी संघर्ष के 5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन जख्म अभी भी हरे हैं। और देखो, सच्चाई है राजीव, इसमें ये देखना पड़ेगा कि गलवान के बाद भारत अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप चीन से कमज़ोर हैं तो फिर चीन आपको दबाएगा। अगर आपको चीन के साथ आंखों में आके बात करनी है, नज़र से नज़र मिलानी है, तो आपको मिलिटरीली स्ट्रांग होना पड़ेगा, इकोनॉमिकली भी वाइबल होना पड़ेगा। क्योंकि देखो, चीन चाहता है कि आप अपने जो रिश्ते हैं उनका पक्षपात करें कि बायलैटरल ट्रेड की तरफ, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल में, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसके बारे में जो डिस्प्यूट है उसको अलग कर दें। वो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब आप देखेंगे हुआ क्या है, ये जो 77 साल में जो करीब करीब हमने 55 से 60 साल वो हमने अपना जो इलाका था, स्पेशली लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, उसको हमने डेवलप नहीं किया। उसकी 2-3 वजह थी। एक तो कहीं ना कहीं फोकस गवर्नमेंट का उस समय इतना नहीं था। वो सोचते थे कि अगर हम जो बॉर्डर एरिया को डेवलप करेंगे तो ये एक एडवांटेज होगा चीन को, क्योंकि वो इसका इस्तेमाल करके भारत के अंदर घुस सकता है। स्पेशली ये ज़्यादातर अप्लाई है अरुणाचल प्रदेश में। और दूसरा ये भी था कि हमारे पास रिसोर्सेज भी कम थे। मगर अब 10-12 साल में ये सारा नज़रिया बदला है। अब जिस प्रकार से ये गलवान या डोकलम में इससे पहले 2017 में आया था, उसके बाद भारत को ये, इसमें कोई शक नहीं कि चीन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। ट्रेड आपका उसके साथ $100 बिलियन से ज़्यादा है, मगर वो अपनी दादागिरी करेगा। आपको एक प्रकार वो कहते हैं कि धीरे धीरे वो क्रीप इन करता है। कुछ इलाका लद्दाख में काट लेगा, कुछ सेंट्रल सेक्टर में, कुछ अरुणाचल प्रदेश में। ये एक स्ट्रेटजी है जो चीन की। मगर अब हमने क्या बदलाव किया, हमने अपनी स्ट्रेटजी में ये बदलाव किया है कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था ये लास्ट 50-55 साल पहले तक, अब हमने उसको डेवलप कर लिया है। अब हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश हमने बंकर्स बना लिए हैं। हमने जो एक प्रकार लॉजिस्टिक नोड बहुत नज़दीक बना दिए, एयरफील्ड बहुत ज़्यादा बना लिए बॉर्डर एरिया में। और हमने अपनी जो डिप्लॉयमेंट है वो मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट, कहने का मतलब अगर 2020 में, अप्रैल 2020 में वो 3 डिवीजन लेके आया था, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, एक सरप्राइज था। और इसमें कोई शक नहीं, हमें बड़ा एक धक्का लगा था जिस प्रकार से वो 3 डिवीजन लेके आ गया था। क्योंकि उस समय डोकलम, उस समय कोविड-19 का मारामारी चल रही थी। मगर ये भी सच्चाई है कि 1 महीने के अंदर ही भारत ने मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर ली। 3 डिवीजन से ज़्यादा अपने जो ट्रुप्स वहाँ डिप्लॉय किए और आंखों में आंखें डाल के चीन को देखा। और चीन को भी लगने लगा कि ये बदला हुआ भारत है, इसको हल्के में नहीं ले सकते। तो आज की तारीख में अगर आप ये कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लद्दाख और से लेकर अरुणाचल, क्या हमने उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है जो चीन का है? मैं ये कहता हूं कि बहुत कुछ कर लिया है हमने। अगले 5 से 10 साल में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुझे लगता है चीन या चीन से आगे निकल जाएगा, क्योंकि हम इसकी तरफ लगे हुए हैं। हमने बहुत ज़्यादा आज की टाइम में टनल्स भी बना ली हैं, हमने अपना लॉजिस्टिक सिस्टम इम्प्रूव कर लिया है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी। अब बात आती है कि जो चीन है वो क्या आपके साथ रिलेशन इम्प्रूव करना चाहेगा? देखो, चीन का एक बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव है। वो अगर आप इक्वली स्ट्रांग हैं तो वो आपकी इज्जत करेगा, अगर आप कमजोर हैं तो आपको दबाने की कोशिश करेगा। अब उसकी स्ट्रेटजी है कि भारत को एक प्रकार आप एंगेज रखो पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि ये अगर आप अभी देखें जो फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वो लड़ाई तो भारत और पाकिस्तान की थी, मगर चीन उसके पीछे खड़ा हुआ था। या राजीव सर, इस पर बात करेंगे। अनिल सर, लेकिन आप रक्षा मंत्रियों का जो एससीओ समिट हुआ उसमें फिर से आते हैं,
5 साल के बाद पहली बार भारत के इस लेवल का जो है मंत्री जो है राजनाथ सिंह चीन जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बिना चीन के मंजूरी के या दखल के क्या पहलगाम का जिक्र ना होना एक सवाल नहीं खड़े करता है? दुनिया भर में सारे मुल्क उसकी आलोचना कर रहे हैं, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, बलूचिस्तान का तो जिक्र वो कर रहा है, दूसरे से जिक्र कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ आतंकी हमला होने का 26 नागरिकों का जिक्र होना वो जिक्र नहीं कर रहा है। तो लग रहा है कि चीन तो वैसा ही है जो हम पहल कर रहे हैं उसके बावजूद। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन की जो स्ट्रेटजी है वो बदली नहीं है, लेकिन अगर आप ये देखें कि इस वॉर के दौरान जब पहलगाम अटैक हुआ तो उन्होंने भी कंडेम किया उसको, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका एस्केलेशन नहीं होना चाहिए। तो चीन ने ओपनली जो है, मतलब जो ओपन डिप्लोमेटिकली, तो एक ऐसा नॉर्मल सा स्टांस रखा भारत के खिलाफ। बल्कि उसमें वांग यी जो थे उन्होंने एनएसए से भी बात करके, जो भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया, ये सारी बात कहा कि आपने एस्केलेशन नहीं किया तो अच्छा ही हुआ। लेकिन जैसे जनरल साहब कह रहे हैं कि पीछे से वो सारा उन्हीं का काम था, क्योंकि वो पूरा जो जिस तरह से कोऑर्डिनेशन था, इंटीग्रेशन था, कम्युनिकेशन था, वो सारा है उसके अंदर में। दूसरी चीज़ हमें ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो चीन की एक स्टेट है। समझ लीजिए आप ये बात को, जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे हम हमेशा वो दूसरी उसमें आते रहेंगे। तो पाकिस्तान जो है उनके स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भारत को एंगेज रहेगा हमेशा। चीन डायरेक्टली हमसे लड़ेगा भी नहीं, वो लड़ना भी नहीं चाहता है। तो रीज़न बड़ा सिंपल है कि उसको 10-15 साल शांति के चाहिए ताकि वो नंबर 1 पावर बन जाए दुनिया की। करेक्ट। और हम भी शांति चाहते हैं 10-15 साल, ताकि हम विकसित भारत बन जाए 2047 तक। तो देखिए इस तरह से लड़ाई में तो सबका ही नुकसान होता है, लेकिन हमारे को वो नीचे खींचना चाहता है। वो खींचना चाहने के लिए उसने अपना चीन को 81-82% आर्म्स, एम्युनिशन, लेटेस्ट वेपन सिस्टम सब दे देगा और आप उसमें उलझे रहेंगे। उसी को हमने बचना है और वो भारत ने बड़ी अच्छी तरह कर दिया। 88 घंटे के अंदर में सबक सिखा के लड़ाई बंद कर दी। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो प्रधानमंत्री ने लिया, दैट वाज अ मार्वलस डिसीजन। नहीं तो आप देख रहे हैं ईरान में क्या हो रहा था, क्या हो रहा है गाजा में। सबसे बड़ी पावरफुल आर्मी जो है इजराइल, वो भाई साहब फंसी हुई है वहाँ बुरी तरह से। रशिया इतना बड़ी पावर है, उसकी क्या हालत हो रखी है यूक्रेन में। तो देखिए भारत का जो डिसीजन है बड़ा सुपर्ब था, कन्वेड द राइट मैसेजिंग एंड अपना गेट आउट ऑफ द नॉनसेंस। लेकिन जनरल श्रीवास्तव, जो पिछले साल डिसएंगेजमेंट जो हुआ देप्चांग में हुआ, देमचौक में हुआ और गलवान की बात करें तो वहां बफर जोन अभी बना हुआ है, कई इलाके बफर जोन कह सकते हैं कि जहां पर बना हुआ है। उसके बाद बात आगे बढ़ नहीं पा रही है, कहीं नहीं की लगा स्टक है। आमने सामने अभी भी वहां मतलब कह सकते हैं कई जगहों पर जब पेट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं तो दोनों देश की सेनाएं तो आ ही जाती है, तो इस चांसेस बना हुआ है झड़प का। हाँ देखो राजीव, एक चीज समझना पड़ेगा। देखो मैं वहाँ चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूँ 14 कोर में, कि वहां पर जो बाउंड्री है वो ईयर मार्क नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और पहले क्या था, भारत की प्रेजेंस बहुत कम थी, तो चीन की भी पेट्रोल आती थी उस समय, भारत की कोई पेट्रोल नहीं होती थी। भारत की जब पेट्रोल जाती थी उस समय चीन की भी नहीं होती थी। तो ये कहना है कि भाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ से गुजर रही, इसका कहना थोड़ा सा मुश्किल है। मगर ये सच्चाई है कि आपकी बात में दम है कि कहाँ कहाँ चीन आया था और कहाँ कहाँ गया और कहाँ फिर फाइनली गया। देखो गोगरा, हॉट स्प्रिंग, नॉर्थ एंड साउथ पेंगेंगसो, और उसके बाद आपका देप्सांग और देमचोक, इन इलाकों के अंदर वो चीन आया था, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये सच्चाई है कि जब ये अप्रैल मई में आया तो हमने 28 और 29 अगस्त को जो एक क्लास रेंज को पकड़ा, वो एक गेम चेंजर था। उसने आज तक चीन ने ये नहीं सोचा कि भारत भी ऑफेंसिव हो सकता है और भारत एक ऐसी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो हिल फीचर को जीत सकता है, जो कि माउल्दो बाउल को डोमिनेट करती है। जनरल श्रीवास्तव, यहाँ एक और बात मैं कहना चाहूंगा, अगर मेरी मेमोरी ठीक है तो पहली बार दुनिया ने एक वीडियो आर्मी की तरफ से रिलीज किया गया जिसमें चीन आर्मी जो है अपने तंबू को हटाते हुए दिख रहा है, पीछे जाते हुए दिख रहा है, लेकिन उसके बाद अगर कहा जाए तो उस तरह से प्रोग्रेस नहीं दिखा सकता। हाँ बिल्कुल, मैं उसी को बात को कर रहा था राजीव, आपने बहुत अच्छी बात बोली। देखो ये सच्चाई है, वहां पर रजंगरा, रिचिंगला, स्पांगुर गैप, जहां से चीन 1962 में भारत के अंदर घुसा था, वो भी हमारे कब्जे में था। मगर ये भी दुख की बात है, जब बातचीत का दौर चला कि आपको पता है कि कहा था कि कुछ इलाकों में दोनों देश की जो फौजें वापस जाएंगी, ये फेज 3 में होगा, नॉर्थ साउथ पेंगेंगसो, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और देमचक और देप्सांग।
भारत ने उसको अपनाया क्योंकि ये साउथ ऑफ पेंगोंगसो था, तो हम कैलाश रेंज को छोड़ दिया और इससे क्या होगा, चीन को फायदा हुआ, इसमें कोई शक नहीं। वो नॉर्थ और साउथ पेंगोंगसो जो था उससे पीछे हो आगे दोनों तरफ, उससे गोगरा हॉट स्प्रिंग, मगर वो देपसांग और डेमचोक उसने नहीं गया। और इसकी वजह है, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि देपसांग स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था चीन के लिए, क्योंकि देपसांग से वो डायरेक्टली जा सकता है साइचिन ग्लेशियर और नुब्रा वैली। और अगर चीन जो है एक्साइचिन से और पाकिस्तान गिलगित पाकिस्तान से ये सैंडविच कर सकता है एक प्रकार से आपका एक्साइचिन और नुब्रा वैली, तो यह सच्चाई है कि वो यहां से जाने को इतना तैयार नहीं था। इसका मतलब हमारी पेट्रोल नहीं जा सकती थी जहां जाती थी, मगर यह भी सच्चाई है भारत ने प्रेशर डाला और आज की तारीख में वो देपसांग और डेमचोक से भी अप्रैल 2020 की यथास्थिति आ गए। अब आपका पॉइंट आता है कि वहां पर बफर जोन है। देखो, ये बफर जोन जो है ये टेम्परेरी बनाए गए थे, क्योंकि जो चार्ज इन्वायरमेंट था, दोनों देश जो थे वो आई बॉल टू आई बॉल हो गए। जैसे मैंने बताया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉयमेंट आई बॉल टू आई बॉल नहीं होती थी, हम पेट्रोल जाते थे वो जाते थे। क्योंकि आई बॉल टू आई बॉल थे तो यह डर पैदा हो गया कि कभी भी लड़ाई स्टार्ट हो सकती है। उसके लिए कुछ समय के लिए एक बफर जोन बनाया गया था कि भाई आपस में एक प्रकार मुठभेड़ ना हो। और ये मैं आपको बड़े कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूं, जब से उसने देपसांग और डेमचोक में हमारी पेट्रोल जानने पाई हैं जहां हमारी ट्रेडिशन जाती थी, मुझे लगता नहीं कि अब कोई ऐसी स्थिति है। भारत का पलड़ा भारी है। और भारत ने क्या बदलाव लाया है, भारत ने ये 5-7 साल में ऐसी क्या चीज की है कि चीन को भी ऐसे लगने लगा है कि भारत भी कुछ कर सकता। देखो, पहले भारत की जो पॉलिसी डिफेंसिव थी, हम ये सोचते थे कि अगर चीन आएगा हमला करेगा तो हम उसका कैसे मुकाबला करेंगे। मगर ये लास्ट 10 साल में हमने 2 ऑफेंसिव स्ट्राइक को जो है वो एक रेज की है, एक हमने पाकिस्तान से मूव की है। इसका मतलब एक 17 कोर और एक जो अनदर 1 कोर, उसको हमने पॉइस कर दिया चीन की तरफ। हमने उसको एक मैसेज भेजा है कि ये चीन ही नहीं भारत के अंदर घुस सकता है, भारत भी चीन के अंदर घुस सकता है। ये जो मैसेजिंग है ये मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट किया है चीन की साइक पे। चीन को अब लगने लगा है कि उसकी हिम्मत और ताकत नहीं है, वो भारत के साथ डायरेक्ट लड़ सकता है। जो एम्बेसडर साहब बता रहे थे, अब उनकी पॉलिसी यही है कि भारत को उलझाओ पाकिस्तान के माध्यम से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में यूं तो ये भारत और उसके साथ था, मगर चीन जो था वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। जो भी हथियार थे, अगर आप देखें PL-15 जो उनके बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी दी थी, JF-17, J-10C वो एयरक्राफ्ट भी चीन के थे। और उनका एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 और HQ-16, ये एक बहुत ही विडंबना है कि ये सारी चीजें फेल होगी। और भारत ने चीन के जो वेपन सिस्टम को पाकिस्तान में एक्सपोज कर दिया। तो ये एक मुझे लगता बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन लर्न किया था। तो मैं यही कहूंगा राजीव कि अब भारत का जो पलड़ा है वो भारी है। भारत को अब लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ पता है कि हमने क्या करना है। अभी हमारी डिफेंसिव नहीं, हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी है, मगर तो साथ में इसको हम मद्देनजर रखते हैं। हमें यह भी पता है कि चीन एक हमारा नेबर है, हमें उनके साथ ट्रेड करना है। हमारा ट्रेड भी $120 बिलियन की तरफ है, वो भी चलना चाहिए। मुझे लगता है कि बड़ा सोच समझ के चल रहे हैं। तो अनिल सर, क्या सब कुछ हम पीछे छोड़कर, यानी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान की मदद की, खुल के मदद की, 5 सालों में जो भी चीन का रवैया रहा, गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, अलग बात है कि हमने भी 40 से 45 चीनी सैनिक वहां पर मार गया, जो भी सब कुछ हुआ, हम छोड़कर एक रिश्ते सुधारे, सीमा विवाद को एक ताक पर रख दें। और जिस तरह से जो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर पिछले 1 साल की बात करें तो चीन हमारा दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, करीब करीब $127 बिलियन के आसपास बताया जा रहा है। सर देखिए, मेरा मानना यह है, और जैसे जनरल साहब ने भी कहा कि चीन जो है हमारा एक बड़ा नेबर है और एशिया में है, और वो कोशिश उसकी खाली पाकिस्तान ही नहीं बल्कि साउथ एशिया में भी ये है कि किस तरह से भारत को कॉर्नर किया जाए या एंगेज रखा जाए उसी के अंदर में। तो देखिए, रिश्ते जो थे, डिप्लोमेसी तो चलती रहती है इररिस्पेक्टिव, और आपको रखनी पड़ती है, क्योंकि या तो फिर आप लड़ाई लड़ लीजिए आगे सीधा और लड़ाई लड़ेंगे तो उसका अंजाम क्या होता है किसी को नहीं मालूम होता, कितना खिंचेगी और क्या होगा।
तो अब जब तक आगे लड़ाई नहीं हो रही है और बातचीत के ज़रिए कोई चीज़ हो जाए, तो मेरा मानना ये है कि जो थोड़े बहुत बचे हुए और मुद्दे इस वक़्त के हैं 2020 के बाद के, वो अभी ये डॉक्टर जयशंकर की जो विज़िट हो रही है, इसके अंदर में डिस्कस होंगे और उसके बाद उनके जो फॉरेन मिनिस्टर और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वांग यी हैं, वो आएंगे यहाँ भारत में इसी महीने और वो एनएसए के साथ में मीटिंग रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री के जाने के पहले वो कोशिश ये करेंगे कि सिचुएशन वो हो जाए जो 2020 में थी, ताकि किसी भी उस मुद्दे पे, बाकी वो एक बनाने की बात हुई है कि जो स्पेशल मैकेनिज्म है बाउंड्री के ऊपर, उसके ऊपर दोनों में एका हो गया है। जैसा आप जानते हैं कि कजान में जब प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग दोनों मिले थे, तो ये डिसाइड हुआ था कि वो मैकेनिज्म को रीस्टार्ट किया जाए और उसी को हो गया है। तो वो चलता रहेगा। देखिए, लड़ाई होती रहेगी। 62 भी हुआ था हमारा। 62 वॉज ए बिग वेकअप पॉइंट फॉर अस। गलवान दूसरा बड़ा एक पॉइंट है और पहलगाम हमारे लिए तीसरा बड़ा पॉइंट है सोचने के लिए। मैं समझता हूँ हर बार हिस्ट्री से और इवेंट से सीखना भी चाहिए। और मेरा मानना तो ये है कि अगर हम जो भी कर रहे हों, बातचीत तो करनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा हमारे भी टूल किट में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसको हम यूज़ कर सकें और कल्टिवेट करें। मेरा मानना है कि 3T अप्रोच होती है। ताइवान, उसके साथ में कुछ करना चाहिए। तिब्बत के बारे में माने दलाई लामा हो गए, और टेक्नोलॉजी। ये 3 चीज़ में अगर हम फोकस करेंगे तो हम चीन के साथ में कुछ ठीक तरह से कम्पीट कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे उससे भी। तो जनरल सिवाच, क्या हम चीन पर यकीन या भरोसा कर सकते हैं? क्या वो फिर से सीमा पर 1962 की बात करें, हालांकि पुरानी बात है, गलवान जैसी हरकत फिर नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। देखो राजीव, चीन पे भरोसा करना तो सबसे खतरे से खाली नहीं। और मगर एक भी सच्चाई मैंने पहले भी ये बताया, अगर आप ताकतवर हैं तो चीन आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आप कमजोर हैं तो आपके ऊपर हमला करेगा। ये सच्चाई है कि चीन क्या करता है, कहता कुछ है, करता कुछ है, ये तो उसका दोगलापन है। मगर आपको उससे फिक्र नहीं करनी, आपको अपने लिए प्रिपेयर करना है। आप अपने लड़ाई के लिए तैयार रहें। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश डेवलपमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, अपनी फौज को मॉडर्नाइज करें, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए, इतना आसान नहीं है। हमने उसको मॉडर्नाइज करना है। और कल को खुदा न खास्ता अगर भारत की जंग हो जाती है चीन के साथ, तो हमारे अंदर काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए कि हम इस बार चीन को अंदर घुस के, क्योंकि देखो चीन एक ऐसा देश है कि वो बैटल हार्डन नहीं। उसने लास्ट लड़ाई 1979 में लड़ी थी, और वो भी वियतनाम में एक छोटे देश के साथ, और मुंह की खानी पड़ी थी। ये भी सच्चाई है, चीन को पता। मगर ये है कि हमें अब इसलिए तैयार होना। दूसरी बात, हम ये सब समझते हैं कि हो सकता है कि चीन के साथ भारत की लड़ाई होती है तो अमेरिका खुल के आएगा। ये हमारी गलतफहमी है, ऐसा नहीं सोचना है। लड़ाई हमने खुद लड़नी है। आपको ज्यादा कुछ अम्यूनिशन, वेपन, या वो जो हमने 4 बेसिक फाउंडेशन एग्रीमेंट किए हुए हैं, कोमकासा, लीमियो, बैका, तो उनसे फायदा क्या होगा? आपको रियल टाइम इंटेलिजेंस मिल सकती है, वो सैटेलाइट की आपको देंगे। उसके बाद आपको जो एक प्रकार से इंटेलिजेंस के साथ साथ आपको हथियार बन, इसके अलावा लड़ना अपने पर। तो आपको पूरा तैयार रहना है, और मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजी काम देगी। आपको मस्कुलर स्ट्रेटेजी से चलना है चीन के साथ। मैं तो ये कहता हूं कि अब बात कुछ और हो रही है। जैसे बात एम्बेसडर साहब भी कर रहे थे कि पहलगांव ने आपको कुछ और सिखा दिया है। पहलगांव ने आपको यह सिखा दिया है, आने वाले समय में चीन आपके साथ डायरेक्टली मुठभेड़ में नहीं आएगा। उसको इकोनॉमिकली आगे बढ़ना है, उसको चैलेंज करना है अमेरिका को। वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा भारत को उलझाने के लिए, और भारत को भी ये समझना चाहिए। और मैं भी ये चीज को दोहराना चाहता हूं जो एम्बेसडर साहब ने दोहराई, कि ये मास्टर स्ट्रोक है। हम 4 दिन की लड़ाई के बाद हमारी पोजीशन ये थी कि हम आगे बढ़ सकते थे, मगर हमने देखा कि इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लड़ाई शुरू करना आसान है, लड़ाई बंद करना मुश्किल है। हमने जो अचीव करना था, पॉलिटिकल मिलिट्री एम अचीव किए, और उसके बाद जैसे ही डीजीएमओ पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और रिक्वेस्ट की, हमने मान लिया। और मुझे लगता है कि आपने 4 दिन में जो अचीव किया वो रिमार्केबल था, मगर अपनी इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए आप इससे डिसंगेज हुए। मुझे लगता है कि वर्ल्ड के अंदर इसको मास्टर स्ट्रोक बोला जा रहा है आज की तारीख में, कि भारत ने जो एम थे दोनों अपनाए, चाहे वो 9 टेरा इंफ्रास्ट्रक्चर थे या 11 उसकी फ्रंट लाइन एयरफील्ड थी, उनको बर्बाद किया। और यह भी डिस्प्ले कर दिया कि जब
चीन के हथियारों से उसने पलटवार किया, तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम जो इंडिजिनस ज्यादा था, आकाश तीर या S-400 या आपका बारक मिसाइल या जेड U-23 एम्बेरर, वो काबिल तारीफ था। तो मुझे लगता है कि भारत तैयार है हर इवेंचुअलिटी के लिए, और चीन को भी ये पता है, मगर यू हैव टू प्ले स्मार्ट विद चाइना। आपको कोई ऐसी गलती खामी नहीं करनी है, पाकिस्तान के साथ इतना नहीं उलझना है कि आप दो बता रहे थे बेटा 2047 को अगर आपने एक विकसित देश बनना है तो आप 8 से 9% की डेवलपमेंट होनी है। अगर आप लड़ाई में उलझेंगे तो फिर आप ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए यू हैव टू प्ले स्मार्ट, और मुझे लगता है यही इस गवर्नमेंट का एक प्रकार से ट्रम्प कार्ड है कि इनको अपना पता है कि कैसे कार्रवाई करनी है और फिर कैसे इससे डिसएंगेज होना है। राजीव, अंतिम सवाल था अनिल सर, जो आपने जिक्र किया, हल्का सा जिक्र किया आपने, लेकिन भारत के पास तो एक तो मास्टर की है ना सर, दलाई लामा के मुद्दे पर जो गतिरोध बना हुआ है वह थमने के बजाय लग रहा है कि अब और आगे बढ़ेगा। खासतौर से जो भारत का रुख कह लीजिए या तिब्बती जो लोग यहाँ रहते हैं उनके रुख से तो चीन तो बाकायदा नाराज तो है, खुलकर जाहिर भी कर चुका है अभी। देखिए, वो मुद्दा जरूर है हमारे पास में, लेकिन उसका भारत ने कोई बहुत बड़ा इस्तेमाल नहीं किया है। कारण यह है कि भारत अभी भी वन चाइना पॉलिसी एक तरह से उसमें चलता रहा है, तो मानता है उस बात को, और दलाई लामा को हम अपना एक ऑनर्ड गेस्ट मानते हैं और उनको उसी तरह से उनकी इज्जत होती है, उनको दिया जाता है। लेकिन चीन भी बेवकूफ नहीं है, वो समझता है कि इसका क्या महत्व है, क्या बात है। और दलाई लामा साहब ने खुद भी ये बात बोली है कि वो चीन से अलग नहीं होना चाहते, वो चाहते हैं कि चीन जो है उनकी बात को माने, और जो एक साथ, मतलब उन्होंने खुद भी कहा है, कई बार ऑफर किया है। लेकिन सर भारत जब चाहे तब तो इस्तेमाल कर सकता है ना। जैसे अभी दलाई लामा लद्दाख गए हैं, तो दलाई लामा लद्दाख गए हैं, वो भारत एयरफोर्स के मिलिट्री प्लेन से गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को तो चीन भी तो समझ रहा है सर। अब जब समझ रहा है, लेकिन अगर चीन आपकी ना तो बाउंड्रीज की परवाह करे, अरुणाचल प्रदेश में जब आ जाता है नाम बदल देता है, तो आपके पास भी तो कुछ टूल किट होना चाहिए। वही मैंने 3 T's आपको बताया था, जो कि देखिए ट्रेड है बहुत इंपॉर्टेंट, ताइवान है इंपॉर्टेंट, तिब्बत है इंपॉर्टेंट, और टेक्नोलॉजी है। तो इन चीज़ों को आपको अपने बढ़ाना है आगे। मैं पूरी तरह ओपनली नहीं कह रहा हूँ कि हाँ भाई, लेकिन दलाई लामा आज से थोड़ी है, वो तो भाई 50-70 साल से इंडिया के अंदर है, तो वो तो उनको उनका घर है एक तरह से। लेकिन वो उनका जो जहाँ पे स्पिरिचुअल होम है वहां पर वो जरूर जाना चाहते हैं। तो चलिए सर, आप दोनों मेहमानों का मैं राजीव इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। बहुत एम्बेसडर साहब ने अच्छा बताया। देखो, हमें सोच समझ के साथ चीन के साथ चलना है, उसके वल्नरेबिलिटी जो है उसको भी हमें एक्सपोज करते रहना, बीच में तिब्बत के बारे में, दलाई लामा, क्योंकि जब चीन जरूरत से ज्यादा भारत विरुद्ध काम करता है कहीं ना कहीं, तो हमें भी चीन को दिखाना है कि हम भी कर सकते हैं, ये नहीं कि इट इज वन साइड अफेयर। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम दलाई लामा का बार बार ये है कि जैसे आपने बहुत अच्छा बताया एयरफोर्स के प्लेन से लद्दाख के लिए, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर हैं दलाई लामा, और ऐसे में हम ये बताना चाहते हैं चीन को, ये एक तरफा नहीं है कि आप अरुणाचल प्रदेश के नाम चेंज कर देंगे, आप बाउंड्री चेंज करने की कोशिश करेंगे और भारत चुप रहेगा। भारत के पास भी कुछ ट्रम्प कार्ड हैं, तिब्बत होगा और दलाई लामा होगा और बाकी चीजें। तो मुझे लगता है कि अब चीन को भी ये समझ आएगा कि ये बदला हुआ भारत है, आप इसको यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। राजीव, बिल्कुल सर, एक संकेत के जरिए चीन को भी समझ में आ रहा हो क्या अब जो भारत है 1962 वाला कम से कम भारत नहीं रहा। और अगर उस समय भी, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि एयरफोर्स का अगर इस्तेमाल होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।